अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज जो बाबरपुर में इमरान खान साहब का जलसा था, एक दफ़ा फिर वो बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए, काफ़ी हद तक वो गुस्से में भी नजर आए और हुकूमत वक्त से उन्होंने एक दफ़ा फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैगामात उन्होंने कुछ और को भी दिए। क्या कह रहे थे, जरा सुनते हैं। शरीफ चेरी ब्लॉसम, तुम्हारी गवर्नमेंट सुन लो, जितना आप डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। ये थे इमरान खान साहब जो कि बात कर रहे थे और कुछ काफी गुस्से में आज थे, उसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम जो सैलाब की तबाही देख रहे हैं और जो उससे लाखों अफराद बेघर हुए हैं, उस पर एहसन इकबाल साहब भी आज एक प्रेस ब्रीफिंग में शरीक थे, जहाँ पे DGISPR भी थे, चेयरमैन NDMA भी थे। उन्होंने जरूरत पर जोर दिया कि हम अकेले, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता और इसमें हमें यकजहती की जरूरत है। क्या कह रहे थे, सुनते हैं। पाकिस्तान में भी ये जो ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है कि अगर हम इस ट्रेजेडी का ये समझें कि हुकूमत तन्हा मुकाबला कर लेगी, हुकूमत का कोई इदारा तन्हा मुकाबला कर लेगा, कोई सूबाई हुकूमत तन्हा मुकाबला कर लेगी, हमारी मुसल्लह अफवाज तन्हा मुकाबला कर लेंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पूरी कौम यकजा होकर, मुत्तहिद होकर, कमर बस्ता हो जाए कि हमने इस बहरान का मुकाबला करना है और इससे निकलना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको ओवरकम कर लेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुसीबत का और इस बहरान का मुकाबला करने के लिए एक कौम बनना पड़ेगा, लेकिन वो कौम कौन बनाएगा। शौकत तरीन साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उस दौरान उन्होंने भी ऐसे ही पॉजिटिव जेस्टर का ऐलान किया। उनकी बात भी सुनते हैं। एज अ कौम हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत बड़ा डिजास्टर है ये जो इस वक्त फ्लड जाए। हम एक पार्टी, एक फर्द, एक जो है वो महकमा इसको नहीं संभाल सकता। हमें एज अ कंट्री सबको मिलके बैठ के बैठना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो फैमिली, वो अशखास जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उन पर छत नहीं है, वो बारिश भी हो रही है तो वो धूप भी है तो उसके नीचे बैठे हुए हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं यार हमारे बच्चों के लिए इस वक्त खाना होना चाहिए, हमें छत मिलनी चाहिए, हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। जी नज़ीर, बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वो 5 सवाल भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब PTI के सीनियर रहनुमा है, MNA हैं। कादिर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, MNA। अयाज लतीफ अलीजो साहब प्रेसिडेंट कौमी अवामी तहरीक। ये तमाम शख्सियात हमारे साथ होंगी और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम शख्सियात का। आज के वो अहम सवाल जिसके जवाब अपने प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर वार्निंग, इलेक्शन की तारीख दें वरना सैलाब की तबाही से निपटने के लिए कौमी यकजहती की जरूरत है। बयान तो सब दे रहे हैं, अमल कौन करेगा। सिंध में तब्दीली की हवा चल पड़ी, अवाम का सामना करना पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के लिए मुश्किल हो गया। क्या इस बार वडेरा शाही का खात्मा होने जा रहा है। सवाल नंबर 4 है, सैलाब ज़दगान के लिए मुल्की और गैर मुल्की मिलने वाली इमदाद को मुतासरीन में तकसीम के अमल को शफाफ बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 5, मुसीबत के वक्त PTI के जलसों पर तनकीद करने वाली हुक्मरां जमात नून लीग का खुद भी जलसे करने का ऐलान, क्या ये खुला तजाद नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब आती हूँ। खान साहब ने आज एक जारहाना इनिंग्स के लिए काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं ये कॉल दे दूंगा, मैं फला बन जाऊंगा, मुझे दीवार से ना लगाओ, फौरी तौर पर बर्दाश्त की एक हद होती है, नए इंतखाबात का ऐलान करें। लेकिन वरना के बाद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि हमने 25 मई की एपिसोड हमारे और आपके सामने, वरना क्या होगा। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखिए, इमरान खान साहब की जो आपने कहा गुस्सा है, वो गुस्सा इस वजह से है कि हमारी चलती हुकूमत जो है वो, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है, बंद कर दी प्लीज़, वापस आ रही है। इसलिए था कि एक चलती हुई हुकूमत थी जो 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपका
मईशत की अच्छी खबरें आ रही थी और उनको एक बैरूनी साजिश के जरिए डिस्टेबलाइज किया और बहाना बनाया कि महंगाई है और महंगाई की वजह से बिलावल साहब को भी बहुत तकलीफ है और शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत तकलीफ है। और महंगाई कितनी थी? 8.4 और 8.3%। ठीक है, आपने महंगाई की वजह से ख़त्म कर दी हुकूमत, तो ज़ाहिर है महंगाई 8 की बजाय 7, 6 या 5% होनी चाहिए। अब महंगाई कितनी है? अब महंगाई है 27%, 8% से 3 गुना ज़्यादा। और जो रोज़मर्रा अशिया की जो महंगाई है, जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, हमारे दौर में वो 10 से 12% जाता था, इस वक्त वो 45% है। पाकिस्तान की तारीख का, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ, हुकूमती फिगर्स हैं कि पाकिस्तान की तारीख का 1971-72 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई इस साल में हो रही है। तो अब मुझे बताएं कि आप, और दिन ब दिन कोई चीज़ संभली नहीं जा रही, ये नहीं ना डॉलर जो था वो ये नीचे करने आ रहे थे, 120 का लाने आ रहे थे, 220 230 का है। इन्होंने कहा था कि ये चीज़ों को ऊपर लेके जाएंगे, सब चीज़ें नीचे आ रही हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुल्क में अदम, वरना वाला सवाल अभी अपनी जगह है। सुने वो मुल्क जो है उसमें अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकल, इसकी वजह से मईशत जो है वो गिर रही है। और ये तो आपको पता है इनको क्या फिक्र है। जरदारी साहब के सारे असासे कोई दुबई में है, कोई कहीं सारे महलों में, कोई किधर है। और नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह लूटी हुई दौलत से लंदन में बैठे हुए। लेकिन मेरा और इमरान खान का और आपका मुल्क तो ये है, तो उनको परेशानी है। वरना की बात यह है कि वरना अगर ये इलेक्शन कराते हैं तो ठीक है, वरना ये 27 किलोमीटर के एरिया में बैठे हुए हैं। हम चारों तरफ से, जिस तरह ये हमारे ऊपर लॉन्ग मार्च करते थे, वो तो ऐसे ही कांपे टांगने वाले मार्च थे, ऐसे ही चुनने मुन्ने मार्च थे। हमारा अगर लॉन्ग मार्च आ गया KPK से, कश्मीर से और पंजाब से, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ जाएगी? इसलिए हम नहीं चाहते कि मुल्क ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में इन्होंने कर दिया है, अदम इस्तेकाम बहुत ज्यादा है। तो हम इन्हें कहते हैं कि इलेक्शन कराएं और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। नहीं तो हम फिर अब अगला ऐलान ये आने वाला है कि इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये इम्पोर्टेड सी हुकूमत है, ना इनकी आवाम में कोई रूट्स है, ना इनके पास कोई MNA MP भी खरीदे हुए। तो ये एक छोटे से शहर में इनकी हुकूमत क्या कर सकते हैं। सिंध की तरफ जरा चलते हैं। सिंध में सूरत हाल बहुत ज्यादा बुरी है। जो हम कौम को यकजा होने की जरूरत है, लेकिन यकजा कौन करेगा, इस पर जरा मैं बात करूंगी। कादिर मंतुखिल साहब से राब्ता बहाल हो जाए। साहब जरा मुझे बताएं तो, क्योंकि आपका तो आंखों देखा हाल होगा जो आप मुझे बताएंगे, तो जरा मुझे बताएं कि सिंध में क्या हो रहा है। और सिंध में जो इस समय पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमाओं के लिए जाना मुश्किल बन गया है, नामुमकिनात में से है, क्या सूरत हाल है? नादिया, पहली बात तो सिंध में 2-3 बातें वाज़ेह हैं कि जो लोग कहते हैं कि डूबा हुआ सिंध के लोग कहते हैं कि डूबा हुआ नहीं, डुबोया हुआ सिंध। दरबदर लोग नहीं, दरबदर किए गए लोग, परेशान किए गए लोग, जबरदस्ती जबरन। क्योंकि ये पानी अचानक से कोई समंदर का साइक्लोन नहीं आ गया, कोई जिलजिला नहीं आ गया। ये पहले से पता था कि अगस्त सितंबर में पानी आएगा, बारिशें होंगी। और ये कोई ऊपर से तरबेला और मंगला और उस सिंध से नहीं आ रहा, ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों से आया हुआ नदी नालों का, और उनको बरसाती नदियां कहा जाता है, उनका पानी है। उसके हवाले से सिंध की जो इरिगेशन की बजट है वो 50 अरब से ज्यादा 2-3 सालों में खर्च हो चुके हैं जो कागजों में, मगर कोई न बंदों को मजबूत किया गया, न MNV ड्रेन, न मंचर, न दरियाए सिंध के बंद, न ड्रेनेज, न कुछ इंतजाम नहीं किया गया। इस वक्त पूरा सिंध डूबा हुआ है। कोई 25 मिलियन के करीब यानी 2.5 करोड़ के करीब लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। बच्चे रात को बंदों पे और रोडों पे बैठे हुए हैं, चारपाइयों पे पड़े हुए हैं बच्चे, और उनको मच्छर काट रहे हैं, उनके पास मच्छरदानियां नहीं है। लोग भूखे हैं। हमारी माएँ बहनें जो अपने घर से नहीं निकलती थी इस वजह से कि ट्राइबल एक फ्यूडल सिस्टम है, वो रास्तों पे बैठी हैं और उनके घूंघट निकले हुए हैं और उनके पास खाने को और पीने को कुछ नहीं है। गटरों का और बारिशों का पानी है जिससे कॉलरा और डायरिया फैल रहा है, जिससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। जो वडेरे MNA MPA हैं, वजीर हैं, वो भाग चुके हैं। सिंध के शहरी इलाकों में और सिंध के दही इलाकों में मौजूद इंतजामिया गुम है। कमिश्नर और DC और मुख्तियारकार फकत कागजात में एंट्री कर रहे हैं। उनको जो बजट मिला उनमें से उन्होंने पहले वुज़रा की कमीशन काटी, फिर कमिश्नरों और DC और मुख्तियारकारों की कमीशन काट के आखिर में अगर 1000 किसी जगह पे देने हैं उनको खेमे, तो 10 खेमे फकत पीपुल्स पार्टी के मनपसंद लोगों को दिए गए हैं।
एनडीए में नहीं है, वफाकी हुकूमत नहीं है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अयाज लतीफ अली साहब, मैं वापस आ रही हूँ। कादिर मंदखेल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा कादिर मंदखेल साहब, ये जो हम मनाज़र देख रहे हैं, कभी आगा सिराज दुरानी साहब जाते हैं तो उनको वहां के लोग चोर और डाकू कहते हैं, खुशीशा साहब के बेटे जाते हैं तो लोग उनको पकड़ पकड़ के उन इलाकों में लेके जाते हैं और दिखाते हैं। अपने हक की बात करने के लिए सिंध के अवाम इस वक्त खड़े हो गए हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि हमें ये लोग नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं, मुराद अली शाह जाते हैं, उनकी गाड़ियों का घेराव होता है। नासिर हुसैन शाह साहब के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं। सिंध की अवाम में ये जो हुकूक लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये मसला वहां पर क्या है? आपके लिए जमीन तंग हो रही है सिंध की? नादिया साहबा, आपने पलेजो साहब की तमाम बातों का जवाब खुद दे दिए कि पीपल्स पार्टी वाले भाग गए। हमें चंद लोग जो मुखालफिन, यकीनन 100% जो वोटर है वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, मुखालफिन भी है, मगर इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी है पलेजो साहब की बात की नफी करके कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हल्के में मौजूद है। अगर हल्के में मौजूद नहीं होते तो ये चंद मिसालें आपको नहीं मिलती। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो चीज है, जो आफत आई है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं। सिंध एक पूरा टेबल की तरह है जहां न कोई डैम बन सकता है, न कोई दीवार बन सकता है, और पानी जो घुटनों घुटनों तक है, और दरिया सिंध के दोनों किनारे पे खैरपुर शहर हमारी आदि नफीसा शाह साहब के, वो पूरे एक जमीन, एक बिल्डिंग बाकायदा जमीन बोस हो गई है। अब इसके साथ साथ ये सिर्फ सिंध नहीं हुआ है, बलूचिस्तान आपके सामने पूरा डूब चुका है। 21 डैम वहां पे तबाह हो चुका है, टूट चुका है। आपका डेई खान जो है ना वो डूब चुका है। आपका नौशेरा और आपका चारसदा, आपका स्वात का, आपका जनूबी पंजाब का सूरत आपके सामने है। अब इन सारी बातों के साथ साथ कादिर मंदखेल साहब, जिन जहां आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहां उस तरह से पानी ठहरा नहीं है। सिंध में आज भी कई जगहों पे 8-8 फीट पानी है, और ये इल्जाम मैंने ना केपीके में देखा, ना मैंने पंजाब में देखा, ना इवन तो बलूचिस्तान में सुना। ये सिर्फ बात हो रही है सिंध की कि वहां पे ठहरा हुआ पानी निकालने की कोशिश भी नहीं की जा रही, पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा। नादिया साहिबा, मैं तो बड़ा पुरुमीद था कि आप ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। आप मुझे बताओ, पानी यहाँ से सिंध से गुजरा और फिर कश्मीर से होता हुआ वापस 2 मरतबा सिंध से टकरा हुआ, और सिंध की जमीनें, पलीजो साहब भी जानते हैं कि सेम तौर यहाँ ज्यादा है। अब सेम तौर पहले से मौजूद हो, ऊपर से पानी आ जाए तो इतना जल्दी खुश्क नहीं हो सकते। और आपका मैं सदके जाऊं आपकी मालूमात की, जो बलूचिस्तान की पहाड़ियां हैं, या स्वात की पहाड़ियां हैं, या आजाद कश्मीर की पहाड़ियां हैं, या जनूबी पंजाब की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों के इलाके में वहां पे पानी नहीं रुकता, वहां नदी नालों में तबाही करते तो मैं नहीं, एक सेकंड कादिर मंदखेल साहब, सदके जाने से पहले आप अपने सदके चले जाएं, क्योंकि ये मिसाल आपने दी थी, मैंने नहीं दी थी। आपको जब सिंध की बात करो तो आप लोग कहते हैं केपीके में ये है, आप पंजाब में ये। अरे भाई, आप अपनी बात का जवाब दे दें। फिर आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं सदके जाऊं, तो पहले तो आप सदके जाएंगे। मिसालें आपने कोट की थी दूसरे सूबों की, जिसमें मैंने कहा कि वहां पे नहीं ठहरा, सिंध में जमा हुआ है पानी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंध में सिर्फ सैलाब की वजह से पानी जमा नहीं हुआ है। सिंध में जो तबाही हुई है वो असल में बारिशों ने मचाई है। जो पानी ठहरा है वो बारिशों का ठहरा है, सैलाब का पानी नहीं ठहरा है। जिससे फसलें तबाह हुई है वो बारिशों का है। तो आपने जो बारिशों का पानी था वो निकालने की कोशिश नहीं की जी। आपके सवाल मुकम्मल हो जाए तो मैं जवाब दे दूं, इजाजत है? चले फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, आपका जवाब भी लूंगी। और जो कौमी यकजहती की बातें हो रही हैं, सबसे बड़ी अगर यकजहती की वाकई जरूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यकजा करने के लिए किसी लीडर की जरूरत होती है। और अगर कोई लीडर नहीं है तो कम से कम फिर ये इनिशिएटिव हुकूमत को लेना पड़ता है। लेकिन हुकूमत की सतह पर भी ऐसे किसी इनिशिएटिव की हमें कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ इस वक्त जो है वो ब्लेम गेम चल रहा है। वापिस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो पीटीआई को सिंध के बारे से कोई बात करना चाहे तो जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पीटीआई पे हो रहा है वो उनके जलसों को लेकर हो रहा है कि यहाँ पे कौमी यकजहती की जरूरत है, बात भी की जा रही है, जरूरत पे जोर भी दिया जा रहा है। आपके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप जलसे कर रहे हैं, और जलसे करके इस हुकूमत को जो इस वक्त इस मुसीबत से निपटने में लगी है उसका वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा देखें नादिया, एक तो सैलाब वालों के लिए हमने टेलीथॉन किया और 5 अरब रुपया इकट्ठा किया,
और जो इंशाल्लाह जिससे रिलीफ वर्क शुरू होगा। अभी आपने मंदो खेल साहब से सवाल किया कि सिंध में सैलाब का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कोई हाल नहीं है, बस एक ही हल है, अल्लाह करे बारिश कम हो। तो मेरे भाई 15 साल हो गए, 15 साल में आपने दरिया सिंध के किनारे पे जो अब बस्तियां आबाद हैं, कोई आपके जहन में कोई खुदा का खौफ, कोई आपको अल्लाह का फिक्र है, या खाली पैसे यहाँ से लंदन और दुबई भेजना ही आपका काम है? तो इनसे पूछें। ये हम समझते हैं कि सैलाब तो ये वक्ती वबा है, ये पीपल्स पार्टी नून लीग इससे बड़ी वबाएं हैं। तो इनसे निजात दिलाने के लिए इस तहरीक हम चलाए हुए हैं, और इस तहरीक में बिल्कुल हम सैलाब वालों का भी ख्याल करेंगे, लेकिन जो सैलाब के अलावा भी जिन लोगों को इन्होंने बिल्कुल मार दिया अपनी बैड गवर्नेंस से, उनका भी ख्याल करना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस सारी बात में कि ये जो आपने कहा कि जी बिल्कुल कौमी यगानगत की ज़रूरत है, मुझे पता है जहाँ यगानगत की ज़रूरत होती है, यकजहती की ज़रूरत होती है, वहाँ इमरान खान जैसे इंटरनेशनल हीरो पे आप मुझे बताएं दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं, जहाँ जज कहते हैं कि इमरान खान से कहाँ गई वो खुदकुश जैकेट, इमरान खान की क्लाशनकोफ कहाँ है जो आपने इससे पकड़ी है? आप क्या सिंध का जो अपोजिशन लीडर है, सिंध पूरा डूबा हुआ है, आपको अलीम आदल शेख पे 27 पर्चे करना पड़ते हैं, आपको शहबाज गिल को टॉर्चर करना पड़ता है और उस पर पर्चे करना पड़ते हैं, आपको सहाफियों को मारना पड़ता है, उनको नंगा करके मारना पड़ता है, आप यानी टीवी चैनल बंद करते हैं। ये कौमी यगानगत है? ये चोरों का टोला है, ना इनको यगानगत का पता है। इन्होंने 15 साल में उन्होंने उधर और 35 साल में पंजाब, इनकी कारकर्दगी क्या है? आप समझते हैं कि हम इन जैसे नायलों के पे एक मुल्क को छोड़ दें? एक एक घंटा एक एक मिनट इनका इस कौम पे भारी है। आपको पता है ना पेट्रोल इस वक्त कितने का है? जब 150 का पेट्रोल था, मरियम और बिलावल, ये सब तो पता है। और यगानगत की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, ये बात इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इनको ये गलत कर रहे हैं तो आप क्या सही कर रहे हैं? मैं यही तो आपसे बात कर रही हूं कि पीटीआई के जलसों पे लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये वक्त नहीं है सियासत का, ये वक्त है खिदमत का, आवाम की दादरसी का, सैलाब ज़दगान की मदद का। तो मुझे बता दें, इमरान खान के अलावा किस आदमी ने अपनी जाती हैसियत से 2-3 करोड़ इकट्ठा किया? किसी का नाम ले सकती हैं? 13 पार्टियां ना, 13 पार्टियां इकट्ठा होकर 13 करोड़ इकट्ठा कर लें, 13 पार्टियां मिलकर 13 करोड़ इकट्ठा कर लें। कोई इनके पास कोई प्लान है? तो देखे ना, मैं कह रहा हूं दोबारा हमारी जो जद्दोजहद है वो सियासत नहीं है, वो इन चोरों, डाकुओं और इंपोर्टेड लोगों से जान छुड़ानी है। मुझे बताएं, मैं जो बात कर रहा था, आज इस वक्त चलें जी IMF का पैकेज आ गया, तो IMF के पैकेज के बाद आपको मुझे क्या मिला? आवाम को क्या मिला? इस वक्त महंगाई इतनी पीक पे है, आपको ओगरा कहता है कि पेट्रोल सस्ता करें, आप महंगा करें, इसलिए आपको डर ही कोई नहीं है। मुझे बताएं, IMF की इमदाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के बाद क्या कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए था ना? ठीक है। आपने यूटिलिटी स्टोर पर चीजें महंगी कर दी, आपने पेट्रोल डीजल और महंगा कर दिया, आपने महंगाई और बढ़ा दी। तो मुझे बताएं, अवाम का जो असल इशू है वो हम ना उठाएं और हम इन चोरों चक्कों पे छोड़ दें कि ये मुल्क को लूटे भी और मुल्क को ये डुबो भी दें, और हम इनके खिलाफ कोई इनको खुला छोड़ दें। चलें, मैं जरा अयाज लतीफ अलीचू साहब, ये जो बात कर रहे हैं सिंध की, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे भी बता सकते हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, लेकिन उसके साथ मुझे बताएं कि जो पीपल्स पार्टी के वो कह रहे हैं कि रहनुमा, इसका मतलब है कि अगर उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम ये तो है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ग्राउंड पर मौजूद है। मैंने तो जो देखा है, एक हेलीकॉप्टर से उतरता है, एक कश्ती में सैरे कर रहा है, उनको इटली और वीनस नजर आ रहा है, और फिर 2-3 जो आज हमने देखे वो हेली पे विजिट कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वहां पर वो मौजूद रह के क्या कर रहे हैं? प्लस जो मैं ये बात कर रही हूं कि क्या ये पहली दफा है कि सिंध के अवाम जो है वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं? तो ये इसमें कोई तब्दीली आपको लगता है कि ये सैलाब कम से कम एक अवेयरनेस दे जाएगा और ये स्ट्रेंथ दे जाएगा कि अपने लिए सवाल करो, अपने हक के लिए उठो? नादिया, पहले तो हमारे भाई कादिर मंदो खेल साहब ने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा सिंध से पानी कहां जाए, वो चारों तरफ पानी कहां निकल सकता है। हैरत अंगेज बात की है। फकत पाकिस्तान में सिंध सूबा है और बलूचिस्तान जिसके साथ समंदर मिला हुआ है। 10 मीटर्स की हाइट पर सी लेवल से हैदराबाद है, 67 पर सक्कर है, यानी सतह समंदर से इतने ऊंचे हैं। फकत ड्रेनेज होती राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन और लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, तो सिंध का पूरा पानी समंदर में चला जाता, समंदर से ऊंचाई पे। हमारे भाई थोड़ा होमवर्क करके आते
तो सिंध तो ऊंचाई पे है समंदर से, उसके पास ड्रेनेज का कुदरती रास्ता है, पानी नहीं निकाल सके, ये एक बात। फिर जो उन्होंने कहा कि यानी ग्राउंड पर है इसलिए उनका घेरा हो रहा है, तो ये ग्राउंड पे इसलिए कि अपने गांव पे अपनी जमीनों पे उनको बचाने के लिए निकलते हैं। किसी की जागीर नवाबशाह में है, किसी की जागीर लाड़काना में है, वहां जब ये अपनी जागीरों किसानों को अपने गोडाउन्स को बचाने जाते हैं तो रास्तों में लोगों के दरमियान से गुजरते हैं। ज़ाहिर है कोई जेट जहाज तो उतरेगा नहीं लाड़काने में और नवाबशाह में, रास्तों से जाएंगे, वो रास्तों से कराची में जाते हैं तो उनको लोग रोक लेते हैं। अब एक और बात है नादिया, वो अहम बात है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद अनाउंस हुई है कराची एयरपोर्ट पर नादिया। अगर आप डाम न्यूज की टीवी के साथ विजिट करें तो आपको बहुत बड़े ह्यूज कंटेनर और इमदाद नजर आएगी। खेमे अनाउंस हो रहे हैं चाइना के, यूरोपियन यूनियन के, यूएसए के, वो आपको सिंध के देही इलाकों में कहीं नजर नहीं आएंगे, ना खेमे होंगे। इस वक्त पता है क्या, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, फकत अगर मॉस्किटो रिपेलेंट होता, फकत अगर कोई ऐसे लोशंस होते जो लोग लगा के सो सकते, मच्छरदानियां होती, वो भी नहीं है। आपको पता है बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, खुराक नहीं है। कुछ कैंप्स उन्होंने दिखावे के लिए बनाई। सिंध के लोगों का मुतालबा था नादिया कि कराची और हैदराबाद में टेंट सिटी बनाए जाएं, सक्कर और लाड़काना में बनाए जाएं, जहां लोगों को आर्जी तौर पर रिहाइश दी जाए, क्योंकि उनकी फसलें अरबों रुपए की तबाह हो चुकी हैं, चावलों का पूरा फसल तबाह हो चुकी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लोग भूखे हैं। और उन लोगों को ये कहते थे कि ये हमारा मैंडेट है। नादिया एक और बात, मंदो खैल साहब और सब दोस्त, हमारे पीटीआई के दोस्त गौर करें कि पीपल्स पार्टी हमेशा क्रेडिट लेती थी कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए सारे वसाइल सूबों को दे दिए। इस वक्त 80 से 85% इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास और तमाम सूबों के पास हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं। उन तमाम मिनिस्ट्रीज के होते हुए और इनकी गवर्नमेंट कोई पीएमएलएन और पीटीआई की तरह 2-2, 3-3 साल की नहीं है। ये 15 साल से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। 15 साल से इन्होंने सिंध में कोई ऐसा पैरेलल ड्रेनेज का और इरिगेशन का सिस्टम नहीं बनाया। इसलिए ये कसूर सारा पीपल्स पार्टी का, इसके गोट न ढूंढे। जितने एनजीओ हैं, आपको पता है जो एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट, मैं ब्रेक लेना है जी जरूर। आपने इमदाद की बात की, मेरा अगला सवाल भी ये, इमदाद तो हम मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, कशकोल लेकर खड़े हुए, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम पर वो एतबार करते हैं, क्या हम पर वो एतमाद है, क्या हुकूमतों पे एतमाद है कि ये शफाफियत का अमल इसको मेक श्योर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर याद लतीफ अली साहब कह रहे हैं कि इतने टन वहां पर सामान आ रहा है, इमदाद हो रही है, तो वो किधर जा रही है, उस पर भी जरा बात करते हैं, जवाब लेते हैं कादिर मंदो खैल साहब से ब्रेक के बाद। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, इमदाद लेना बड़ा आसान है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करना, प्लस जिस टेलीथॉन की आपने बात की कि 5 अरब जमा कर लिए खान साहब ने, 500 अरब, तो अब मुझे बताएगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, और लोगों को शायद ये भी थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि क्या ये सिर्फ वहाँ होगी ये इमदाद डिस्ट्रीब्यूट जहाँ पर केपी के मतलब पंजाब जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, या उसके अलावा भी सिंध में भी जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने पीपल्स पार्टी से पूछा है, तो पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है कि वो तो जो है ना वो ज़लज़ले के हार भी अच्छा, पीपी का जवाब वो दे देंगे ना, अभी आप अपनी बात नहीं, मैं दोनों बातें ना, वो आपने दोनों का सवाल वो जब आएंगे लाइन पे तो फिर आप कर लीजिएगा। तो आप ये समझे कि उनके तो कोई इसीलिए इनको कोई पैसे नहीं देता कि ये करप्ट नहीं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम में भी 7 लाख बंदों को गैर ज़रूरी तौर पे दे रहे थे, यानी जो बंदे एलिजिबल नहीं थे, अहल नहीं थे, उनको दे रहे थे। रही बात पीटीआई की, तो आपको पता है पीटीआई ने इससे पहले भी जो एहसास प्रोग्राम, जो कैश प्रोग्राम था, वो गैर सियासी बुनियादों पे दिया और कभी किसी तरफ से किसी मुखालिफ ने भी एतराज़ नहीं लगाया उसकी शफाफियत पे। आज जो हमारे फंड इकट्ठे हो रहे हैं उसमें उन्हीं सानिया निश्चित के नीचे एक कमेटी बनेगी जो पाकिस्तान के तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए भी है। जी 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 पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ पे ज़्यादा, और जहाँ कम हुई है वहाँ कम, और शायद जहाँ हमारी हुकूमतें हैं वहाँ भी, और जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ भी बराबरी पे करेंगे। अगर आप एहसास प्रोग्राम भी देखें तो हालांकि हमारी हुकूमत नहीं थी सिंध में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सिंध में गया है, इसलिए कि सब ज्यादा तबाही सिंध में है, सब ज्यादा गुर्बत सिंध में है, और गुर्बत की वजह यह है कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है, इसलिए वहाँ ज्यादा जरूरत है। मैं आती हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब, एक सेकंड। कादिर मंदो खैल साहब, आवाज आ रही है? पहले भी आ रही थी, अभी आ रही, बिल्कुल आ रही, क्लियर आपकी आवाज। अच्छा, बड़ी माजरत, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब आप सवाल तो फिर आपको आ गया होगा, जवाब चाहिए जी। पहले तो मैं पलेजो साहब के एक जुमले में जवाब दूंगा। पहले उन्होंने कहा कोई नहीं है,
बाद में जब आपने खुद तस्दीक कर दी है जो भी हमारे रहनुमाओं के साथ हुआ है, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी जमीनों की बात है। जरा इनसे भी पूछे। अच्छा, ये आप मानते हैं कि आपके रहनुमाओं के साथ ये हुआ है? अच्छा, ये तस्लीम कर रहे हैं आप? अगर आप बीच में इस तरह टॉक शो करनी है तो मुझे फिर आपको स्टूडियो में बुला ले, तो फिर मैं जारी बताए यहाँ 2 मिनट में आप माइक बंद कर लेती है। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये तो मान रहे हैं ना, तस्लीम कर रहे हैं कि आपके रहनुमाओं के साथ वहां पर जो सुलूक हो रहा है आवाम कर रही है, ये आप तस्लीम करते हैं? मेरे रहनुमा इतनी दलेर है कि आवाम के दरमियान है, आवाम की गालियां भी सुनेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी मोहब्बतें भी सुनेंगे। चलिए, गालियां तो सुन रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुज़दिल कहाँ छुपे हुए जो 2650 हमारे कौंसलर नाजिम बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है, कोई पार्टी के एक नुमाइंदा नहीं था। सिंध में पलेजो साहब से पूछो, आपका कोई कौंसलर है पूरे सिंध में? आपने क्या किया? कोई 4 बोरी आटा किसी को दिए जो आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? दूसरी बात यह कि जो सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, ये हमें जो मर्जी कहे। आप मुझे नादिया साहिबा बताते, इस साल में 80% पाकिस्तान में इनकी हुकूमत है। पंजाब, पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित और आजाद कश्मीर। आप मुझे बता दें कि इस हाल में इनको इलेक्शन की पड़ी है, इस साल में इलेक्शन हो सकता है, ये इनको कोई फिक्र नहीं है। ये पीटीआई के वहां पे फंड इकट्ठे कर रहे हैं। अमेरिका में 5 अरब की जो बात की है, मेरे चेयरमैन ने 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे किए, बाकायदा मुल्कों के तस्दीक शुदा होते हैं। ना करें आपके चेयरमैन की बात, चले छोड़ दें। मैं तो नहीं, ऐसा ना करें। आपके चेयरमैन ने कोई इकट्ठे नहीं किए। यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का है। वहां पर उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया, जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने डोनेट किया क्लाइमेट चेंज की अकाउंट से। तो इसमें आपके चेयरमैन का कोई कमाल नहीं था, ये क्रेडिट ना ले, और अगर ये क्रेडिट लेना है तो एक टेलीथॉन उनसे भी करा ले, फिर देख लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का नाम कब से बिलावल भुट्टो हो गया है? ये ये बातें तो ना करें। कादिर मंदोखेल साहब, मैं बात कर रही थी इमदादी सामान की ट्रांसपेरेंसी पे, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? एंजेलिना जोली का हार अभी भी याद है हमें। समझाएंगे ये गोगा गुकी के करप्शन के लिए, हमें समझाएंगे। और ये जाके जो हीरो के ये सारे जो हार को तोशाखाना से चुरा के और बेचे, ये हमें समझाएंगे। जिनका पूरा खानदान ज़कात पे पल रहे, जो ये हमें समझाएंगे। और फिर आपने 3.5 साल में पंजाब में, पुख्तनख्वा में, पाकिस्तान में आपने क्या किया? आपने कितने डैम बना लिए? आपने कितने लोगों की खिदमत की है? आपका वो हेल्थ कार्ड किधर चला गया? आपको वो जाली एहसास 59 डैम बनाए। खुर्शीद शाह की रिपोर्ट चेक कर लें, खुर्शीद शाह साहब की रिपोर्ट चेक कर लें। 59 डैम बन चुके हैं, 26 पे काम शुरू हुआ। खुर्शीद शाह का अपना बयान मौजूद है, कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। आपने शुरू जरूर किए, वो बाबा डैम को आपने भी उस पर बीक पे लगाया था, जिसने 14 अरब रुपए खर्च करके सिर्फ 9 अरब जमा किया, और 9 अरब भी कोर्ट में जुर्माने उर्माने लगा के। मैं आई विटनेस हूं अदालत के अंदर। सवाल ये, आप अपने गिरबान में देख ले, आपने पंजाब में क्या किया है? जनूबी पंजाब डूब चुका है। आपके स्वाद में आपका मुराद मतलब आप कादिर मंदोखेल साहब, आप ट्रांसपेरेंसी पे कोई बात नहीं करेंगे? ये आपकी डोमेन ही नहीं है। आप अपनी आपका इत्यादी हुकूमत है बलूचिस्तान में। नादिया, मुझे एक जुमला बोलने की इजाजत दे दें। तो फुर्सत नहीं पहले है। कौन सी आपने इजाजत से बोला था? ये अच्छा मंदोखेल साहब, ये जरा मैं बयान पढ़ रहा हूं, आप सुन लें। ये बयान खुर्शीद शाह का है। ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ 59 डैम्स इंक्लूडिंग 4 फिजिबिलिटी स्टडीज हैव बीन इनिशिएटेड, आउट ऑफ व्हिच 26 तो आपने बात कर ली। हैव बीन कंप्लीटेड। ये पीटीआई गवर्नमेंट के बारे में मंदोखेल साहब आप कह रहे हैं कितने डैम बनाए? खुर्शीद शाह साहब से पूछे। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, अयाज लतीफ पलीचो साहब कह रहे हैं। जी नादिया, मैं बात करना चाह रहा हूं। साहब, नादिया देखें, सिंध तबाह हो चुका है, मगर मंदोखेल साहब हमारे भाई हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हजारों लाखों बलोच और मंदोखेल डूबे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मंदोखेल साहब उन डूबे हुए मंदोखेलों, मैंगलों, मरियों, बिजंजों उनका साथ देते। ये डिफेंड कर रहे हैं करप्ट रूलिंग क्लिक को। होना ये चाहिए था, अगर इनमें अखलाकी जरूरत होती तो ये डूबे हुए बलूचिस्तान के लिए, अपने हमवतन भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते। मगर ये हुक्मरानों को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के डूबे हुए भाई भी हमारे हैं।
सिंध इस वक्त तबाही और बर्बादी के किनारे पर है, उस पे पाकिस्तान भर के लोगों को सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को। मगर इंतहाई बदनसीबी है कि सिंध की उस सूरत हाल के जायजे के लिए भी कोई तशरीफ नहीं लाता, ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया हुआ है और सिंध को फकत डील किया जा रहा है जिस तरह कोई रिमोट ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो। सिंध में बगावत जन्म ले रही है, सिंध के लोग दीवार से लग चुके हैं। आज इमरान खान की तकरीर आपने सुनवाई ना कि मुझे दीवार से लगाया गया, मैं बता रहा हूं कि सिंध के 7 करोड़ लोगों को आपने दीवार से लगा दिया है जरदारी साहब और मंदो खेल साहब जैसे लोगों के जरिए। वो लोग बिलक रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और वो अब उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। उसका नतीजा इंतहाई भयानक होगा। खुदारा सिंध के लोगों को दीवार से न लगवाए, खुदारा उनको रेस्क्यू करें, डूबते हुए लोगों को बाहर निकालें, उन्हें खुराक दें, उन्हें खेमे दें, उन्हें रेस्क्यू करें, उन्हें दवाइयां दें। अगर उनको शहरों में लाकर आबाद न किया गया आर्जी तौर पर और उनको मरने दिया गया तो उसके नतायज ऐसे भयानक निकलेंगे जिन नतायज का आप तस्वर भी नहीं कर सकती। चलिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ तो इसका जवाब मुझे कादिर मंदोखेल साहब को टाइम भी कम मिला है तो मैं इनको जरा मुकम्मल सुनूंगी और मुकम्मल उनको मौका देंगे कि वो इसको जो इल्जामात लग रहे हैं उसका भी जवाब दें, प्लस ये कि ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मेक श्योर करेंगे, उसके लिए क्या इकदाम किए। आज शर्जील नाम मेमन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बार बार वो लोगों को कह रहे थे आप अपने हाथ से दे, आप हमें नहीं देना चाहते, आप अपने हाथ से दे, अपनी तसल्ली। उनको पता है कि उनके साथ क्या बैगेज है और उनकी रेपुटेशन अवाम में क्या है। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, अब आप मुकम्मल और तसल्ली से जवाब दे लें, जिन सवालों का आपको जवाब देना है। लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल यह है कि वो जो मैं ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करने वाली बात कर रही थी उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल ऐड कर लीजिए। बिल्कुल यकीनन। अभी जब आपका ये शो मैं कर रहा हूँ तो न्यूज चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑडिट के लिए, ट्रांसपेरेंट ऑडिट के लिए सारे इक़दाम का पहले से ऐलान कर चुका है। और दूसरी बात ये बेशरम हम नहीं हो सकते है कि गरीबों का पैसा खा ले, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो मोहतरम अयाज पलेजो साहब मुझे बलूचिस्तान ले जा रहे हैं, मैं इनकी इतला के लिए बता तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख पश्तूनों के साथ कराची में बैठा हूँ और मैं आप काउंसलर भी नहीं बन सकते सिंध में, मैं कराची से MNA बना हूं। मेरी पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का मैं एहसानमंद हूं कि उन्होंने पहले हमें नाम दिए खैबर पख्तूनख्वा के नाम से और अब पश्तून कराची से पश्तून को MNA बनाया। मुझे फख्र है इस बात पे और मेरी जान भी कुर्बान है पीपल्स पार्टी और सिंध के ऊपर। लेकिन ये लिसानियत वाली बात वो कर रहा था, इस वजह से मैं जवाब दे रहा था। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई इलाका वो है, वहाँ कोई सैलाब नहीं है, वहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में इतना नुकसान नहीं होता है जितना जो सैलाब जो रेतीला इलाका है बलूचिस्तान की। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमारी बेल्ट में नहीं हुआ है। जो जोब है हमारे कोयटा से उस वक्त क्या है, वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ नुकसान ही है, तो वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छी बात। वहाँ उस नुकसान वहाँ पे हुआ है जहाँ जमीनी अमवार जमीन है, जैसे सिंध का या बलूचिस्तान का रेती का या जो। चलें आगे बढ़ जाएं सर, आगे बढ़ जाएं। खुदा के लिए मुझे बताएं कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्या वो इक़दाम कर रहे हैं जिसमें अवाम का भी और बैनुल-अक़वामी इदारों का भी एतमाद बहाल हो हमारे हुक्मरानों पर। देखिए आप मुझे इस बात को बता रहे थे, ये 3.5 साल की PTI की हुकूमत पाकिस्तान को FATF से नहीं निकाल सकता। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने निकाला। अरे आप अपनी बात क्यों नहीं करते कादिर मंदोखेल साहब? आपसे सवाल करती हूँ, चना आप जवाब देते हैं, गंदों फिर आप कहते हैं आप मुझे बोलने नहीं देती। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, एतमाद बहाल हो ताकि हुक्मरानों पर अवाम देने को पैसा तैयार नहीं है। मुखय्यर हजरात से अपीलें की जा रही हैं, वो कहते हैं हुकूमत को नहीं देंगे, NGOs को दे देंगे, खुद जाके दे देंगे। इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? अगर आप मेरे सवाल गौर से सुन लेते तो आपको जवाब में दे ही रहा था। जब मैंने FATF आप PTI, अच्छा चलिए आप अब दे ले। आप मुझे जवाब कमल थे, आपके सुनने वाला फैसला करेंगे ना, आप नहीं करेंगे फैसला। FATF से पाकिस्तान फैसला मैं करूंगी सर, मेरे सवाल जो होगा आप उसका जवाब देंगे तो फैसला मैं ही करूंगी। अब जवाब दे दें आप प्लीज। मास्टरनी साहिबा, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये सिर्फ इतने मैं सुनना चाह रहा हूँ, FATF पाकिस्तान निकला है तो सिर्फ FATF क्या है? ये आलमी इदारा है जो चेक एंड बैलेंस करता है। IMF ने जो ये वो FATF है जिसके खिलाफ आपने वोट दिया था, याद है आपने? और PDM पूरी ने FATF के जब कानून साजी करनी थी आपने इसके खिलाफ वोट दिया था। आप उस वक्त NRO मांग रहे थे, याद है आपको?
नहीं देंगे और इनको जो है ना वो जो मुंह अच्छा अब्बासी साहब एक सेकंड इनको बात मुकम्मल करने दें। अच्छा इनको बात मुकम्मल करने दें वरना फिर ये नाराज हो जाएंगे क्योंकि ये शागिर्द बन गए अगर मुझे मास्टर नहीं कह रहे हैं तो। चलें जी जवाब दे दें मंदोखेल साहब। मैं तो उस्ताद समझता हूँ आपको। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF का निकालना ये इस बात की निशानी है कि आलमी इदारों को पाकिस्तान पे एतमाद है। थोड़ा गौर से है। दूसरी बात ये कि सऊदी अरब ने जो आपको फंड दिया था PTI हुकूमत को, उसका टाइम खत्म हो गया है। 4% सूद पे रिजर्व रखने के लिए वो मेरे चेयरमैन ने उसको बहाल कराया, उसको एक्सटेंड कराया। नंबर 2 IMF का प्रोग्राम जो इन्होंने मायदा तोड़ा था, मेरे चेयरमैन हमारी इत्यादी हुकूमत बड़ी अफसोस की बात है कादिर मंदोखेल साहब आप ठीक है IMF की मैं बात नहीं यहाँ पर कर रही हूँ। IMF से तो जो भी हुकूमतें आती हैं IMF उनके साथ मुआहदे करती हैं और कितनों के कान मरोड़ती हैं, कितनों की नाक मरोड़ती है कि वजीर आजम कहते हैं कि हम छींक भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, हमें पहले IMF से पूछना पड़ता है। मैं तो आपको उस एतमाद की बात कर रही हूँ जो इमदादी रकूम फ्लड इफेक्टिस के लिए लोग नहीं दे रहे, मुखय्यर हजरात हुकूमतों को पैसा नहीं दे रहे। टॉप शो में बैठी है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, FATF IMF ये तो आप कुछ ना कहना चाहें ना, आप ना चाहें, आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप जवाब दे दें मुझे। आपको क्या हो गया? राजनीति पलीचो साहब कह रहे हैं कि जो टेंट्स आ रहे हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे, आपको नहीं समझ में, आपको सुनने वाले समझ रहे हैं। आलमी इदारों की आपने बात की है, आलमी इदारों का एतमाद FATF IMF की सूरत में हम पर हो चुका है, ये पहला जवाब। दूसरी बात, अच्छी बात, लोग एतमाद नहीं कर रहे भाई, सारा दिए ये नहीं समझ रहे, उनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही। मास्टरनी की नहीं समझते, उनको मास्टर चाहिए। थैंक यू वेरी मच कादिर मंदोखेल साहब। जवाब का टाइम भी अब आपका खत्म हो गया, तो प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। सदाकत अली अब्बासी साहब, फयाज लतीफ पलीचो साहब, बहुत शुक्रिया, कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।